हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग पढ़ते हैं भूगोलिक समाकलन विषय के रूप में। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी का अगला मतलब जो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, हमने पढ़ा क्या है, हम पढ़ रहे थे भूगोलिक विषय के रूप में। ठीक है, तो इसको हमने भूगोल क्या है, क्यों है, मतलब क्यों पढ़ना चाहिए, क्या है, ये हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है भूगोलिक समाकलन विषय के रूप में। ठीक है ना, तो भूगोलिक समाकलन विषय के रूप में हम इसे देखेंगे। तो भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। ठीक है, भूगोल क्या है कि एक संश्लेषणात्मक विषय है। ठीक है, जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। तो भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। ठीक है ना, भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय का मतलब ये है कि ये जो विभिन्न प्रकार के जो हम पढ़ रहे थे ना, अभी पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि विभिन्नता लिए हुए हैं। ठीक है ना, जो विभिन्न जो भौतिक हो या सांस्कृतिक हो, तो विभिन्नता है। ठीक है ना, एक जगह पर एक जैसी चीज़ें, सारी चीज़ें एक समान नहीं है, या तो समान है या फिर असमान है। जैसे मान लीजिए अगर हम भौतिक देखते हैं तो भी हमने देखा था पिछले अध्यायों में कि भिन्नता है। ठीक है ना, कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि पर्वत है, फिर मैदान है, पठार है, ठीक है ना, रेगिस्तान है। तो ये हम भिन्नता है, इन सब का क्या करता है, अध्ययन करता है कौन, भूगोल, और इसे एक समाकलन का रूप देता है। ठीक है, और जो इतिहास है, तो इतिहास क्या करता है कि क्षेत्रीय इतिहास क्या करता है, कालिक संश्लेषण। कालिक मतलब समय, जैसे उसमें हमें सन याद करने पड़ते हैं, बस वही है। उसका क्या करता है कि उसका संश्लेषण का प्रयास करता है कि किस तरह हम सभी सन को मिलाकर और एक अध्ययन के लिए एक रूपरेखा बना लें। इसी तरह भूगोल क्या करता है कि सभी क्षेत्रीय विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए क्या करता है, इसका समाकलन करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो एक इसका संश्लेषण करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस भिन्नताओं को लेकर क्या करता है, इसे एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करता है। ठीक है ना, इसके उपागम की प्रकृति जो है वो समग्रात्मक है। देखिए, ठीक है, समग्रात्मक का मतलब वही है कि इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, समग्रात्मक है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व एक परस्पर निर्भर तंत्र है। ठीक है, मतलब जो पूरा विश्व है हमारा वो क्या है, एक परस्पर निर्भर तंत्र है। ठीक है, परस्पर निर्भर तंत्र का मतलब क्या है कि जो संपूर्ण विश्व है हमारा वो एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, कहीं पर कोई भी फसल उग रही है, कहीं पर दूसरी फसल उग रही है, तो क्या करते हैं आपस में, ये विश्व के सभी देश क्या करते हैं कि आपस में व्यापार करते हैं। ठीक है, कहीं और जैसे मान लीजिए कि अगर हम भौतिक चीज़ों की बात करते हैं तो कहीं पर मान लीजिए कोई खनिज मिलता है, कहीं पर कोई खनिज मिलता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या मिलता है, खनिजों का भी आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, जहाँ तो ये क्या है कि परस्पर निर्भर तंत्र है। ठीक है ना, विश्व जो है क्या है, परस्पर निर्भर तंत्र है। आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम का प्रतिबोधन होता है। संपूर्ण विश्व जो है एक गांव की तरह जुड़ चुका है। ठीक है, सबको पता है, आज हमें अमेरिका जाना हो, हमें आज कहीं भी दूरी वाले स्थान जाना हो तो हम तुरंत जा सकते हैं, या फिर हम संचार के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं या जो हमारे अपने रहते हैं उनसे हम जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है कि एक परस्पर निर्भर तंत्र है। ठीक है ना, आज ठीक है, परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। जो परिवहन के हमारे साधन हैं और उनके कारण क्या है, थोड़ा सा दूरियां क्या हुई हैं, कम हुई हैं। दृश्य श्रव्य माध्यमों, ठीक है ना, जो ऑडियो विजुअल मीडिया है, ठीक है ना, मतलब जैसे हमने वीडियो कॉल कर लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली, ठीक है, या फिर हमने कॉल कर लिया, तो इसके माध्यम से क्या हुआ, एवं सूचना तकनीकी ने क्या किया है कि आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है। तकनीकी ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्राचल के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि इसमें हमारा क्या है कि आर्थिक एवं सामाजिक के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए गए हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो संसाधन है उन्होंने क्या किया है कि हमें जोड़ने का, जो ये हमारे साधन है उन्होंने क्या किया, हमें जोड़ने का
प्रयास किया है। ठीक है, भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ संबंध है। ठीक है, भूगोल का जो है एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक एवं सामाजिक विषय, ठीक है, जो प्राकृतिक विषय और सामाजिक विषय हम लोगों ने पढ़ा था ना यहाँ पर, जैसे प्राकृतिक विषय कौन कौन से, तो भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान। सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक विज्ञान में कौन कौन से आते हैं, तो भौमिकी हो गई, मृदा विज्ञान हो गया, समुद्र विज्ञान हो गया, वनस्पति शास्त्र हो गया, जीवन विज्ञान हो गया, मौसम विज्ञान हो गया, अन्य सह विज्ञान हो गया। सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति, नृविज्ञान इत्यादि। ठीक है, तो इनका क्या करता है कि समाकलन करता है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि इसका समाकलन करता है। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना। ठीक है, इसका अंतरापृष्ठ संबंध है भूगोल का, इन सभी विषयों से इसका अंतरापृष्ठ संबंध है। ठीक है, मतलब ये आंतरिक रूप से संबंधित है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे प्राकृतिक तथा सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है यथार्थता को ज्ञात करना। सत्यता को ज्ञात करना ही सामाजिक और प्राकृतिक सभी विषयों का उद्देश्य होता है कि आखिर सच क्या है और ये किस तरह से यथार्थता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सहचार्य को क्या है, बोधगम्य बनाता है। भूगोल क्या है, यथार्थता से जुड़े तथ्यों के सहचार्य को बोधगम्य बनाता है, मतलब बोधगम्य यानी जानने के योग्य बनाता है। ठीक है ना, चित्र 1.1 भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध दर्शाता है। चित्र 1.1 जो लिया गया है यहाँ पर, ये इसमें क्या है कि सभी विषयों का भूगोल के साथ संबंध बताया गया है, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग देखते हैं वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल जो है स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायता करता है, मतलब सहायक है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उनके कई तत्व जो है वो क्षेत्रीय संदर्भ में कैसे हैं कि भिन्न भिन्न होते हैं। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, इसमें भूगोल में आपके ये जो NCERT हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं कि ये क्या है कि विभिन्नता को दर्शाता है और फिर उसको समग्रता भी करता है उसकी। ठीक है, अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता में समाकलित भी करता है। मतलब समाकलित भी करता है, मतलब भिन्नता भी बताता है और फिर उनको एक साथ कैसे लेना है ये भी बताता है। ठीक है, एक साथ कैसे इनको रख लेना है ये भी बताता है भूगोल। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने फसल प्रतिरूप पढ़ा था ना, तो फसल प्रतिरूप है तो अलग अलग फसलें, लेकिन वो सबको एक साथ लेगा कि ये फसल के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग पर्वत देखें तो पर्वत के भी कई रूप हैं, जैसे ब्लॉक पर्वत हो गए, ठीक है ना, वलित पर्वत हो गए, अवशिष्ट पर्वत हो गए, लेकिन सबको फिर एक साथ रख लिया जाता है कि हाँ ये पर्वत है। ठीक है, तो भिन्नता को भी अध्ययन करता है और साथ में समग्रता भी कर लेता है। कौन, भूगोल विषय। ठीक है, भूगोलविद्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है, स्थानिक दूरी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यह संश्लेषण जो है उसको लेखक आपको बताना चाहते हैं कि ये जो संश्लेषण है उसको हम कुछ उदाहरण से सरलतापूर्वक समझाया जा सकता है। जैसे कि भूगोल क्या है, ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, जो भूगोल है वो ऐतिहासिक घटनाओं को क्या करता है कि प्रभावित करता है। कैसे, तो मान लीजिए इसमें उदाहरण आप लोगों को बताया गया है इसमें कि किसी भी क्षेत्र का मान लीजिए विस्तार अधिक है, किसी भी राज्य का विस्तार अधिक है, तो पिछली शताब्दी में इन्होंने क्या किया है कि सुरक्षा का साधन बना। ठीक है, परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। ठीक है, जो परंपरागत मतलब जहाँ पर
युद्ध होता है वहाँ पर क्या हुआ उन्होंने कि बड़े आकार वाले देशों के अधिक स्थान को छोड़कर समय का उन्होंने क्या किया है कि लाभ प्राप्त किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें एक उदाहरण और भी दिया है उन्होंने कि विश्व के देशों के चारों तरफ समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र का, मान लीजिए भारत के संदर्भ में ही ले लेते हैं, तो भारत में अगर हम लेते हैं तो इसके चारों तरफ क्या है, समुद्र, हम सबको पता है, ठीक है ना, कि इधर अरब सागर है, ठीक है, और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो सीधे कोई भी, मान लीजिए कोई भी देश अगर हम पे अटैक करना भी चाहता है तो वो सीधी तरह से हम पे अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि उसे समुद्री सीमा को लांघना पड़ता है, और समुद्र में मतलब जल में इतना जल्दी वार करना आसान नहीं है। ठीक है, हालांकि होते हैं, ऐसा नहीं है कि जल से वार नहीं होते हैं, तो जल से भी होते हैं, ठीक है ना, और आपका वायु से भी होते हैं, लेकिन जितना धरातली होता है, आप लोग देख रहे होंगे कि जितना पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है या पाकिस्तान की तरफ खतरा बना हुआ है, ठीक है, उतना हमें यहाँ से समुद्री क्षेत्रों की तरफ से नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि भूगोल, इसको हमें, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें ये जानना है कि भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं फिर। ठीक है, नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उनकी मिट्टी में युद्ध होने से बचाता है। यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या भी की जा सकती है। ठीक है ना, इनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। किसकी? ऐतिहासिक घटनाओं की विवेचना करें, ठीक है ना, तो उसकी प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा करता रहा, परंतु विद्वान दर्रे जो क्या है कि मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रव्रजकों के मार्गों को सुविधा देते रहे हैं। समुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका की से संपर्कों को प्रोत्साहित करते रहे हैं। ठीक है, तो जो भारत एक, जो हिमालय है, ठीक है, सबको पता है कि वो क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। अगर हम भौतिक रूप से देखें तो ये यहाँ से आने वाली ठंडे मरुस्थलों से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर हमारी रक्षा करता है, एक तो। और दूसरा, अगर हम देखें कि जो आक्रमणकारी हैं, जो प्राचीन समय के आक्रमणकारी थे, तो बहुत सारे आक्रमणकारी इसलिए आक्रमण नहीं कर पाए थे क्योंकि इसमें महान जो हिमालय था वो अवरोधक के रूप में कार्य करता था। लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि कुछ दर्रों से, मतलब कुछ दर्रे थे जो, ठीक है ना, उनसे क्या हुआ कि उन्होंने प्रवेश किया, हिमालय के जो दर्रे थे उनसे प्रवेश करके उन्होंने क्या किया है कि आक्रमण किया है। ठीक है, समुद्रिक किनारे जो दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे हैं। ठीक है ना, जो समुद्रिक किनारे, मतलब कहने का मतलब कि समुद्रिक किनारे जो दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया मतलब हमारा जो इस इधर के देश हैं, जैसे भारत हो गया, ठीक है, और हाँ, भारत हो गया, बांग्लादेश हो गए, तो इनसे क्या है कि संपर्क करने में क्या प्रोत्साहित करने रहे। ठीक है ना, और नौ संचालन जो है, ठीक है, तकनीकी ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की। ठीक है, नौ संचालन, ठीक है, नेविगेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, नहीं सुना है तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। ठीक है, क्योंकि समुद्र के माध्यम से क्या हुआ कि समुद्र के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि अपना रास्ता समुद्री मार्ग को चुना और उनसे उनको क्या हुई, आसानी हुई। ठीक है, भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा का अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ठीक है ना, कि भूगोल के तत्व द्वारा क्या हुए, जो भूगोल ने क्या किया, प्रभावित किया किसको, इतिहास को। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जो भौगोलिक तत्वों द्वारा विभिन्न भागों में इतिहास प्रभावित हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, प्रत्येक तथ्य समय के साथ परिवर्तित होता रहता है तथा समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। जो प्रत्येक भौगोलिक तथ्य है वह समय के साथ क्या होता है कि परिवर्तित होता रहता है तथा समय के साथ परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। ठीक है,
देखिए, सिर्फ भौगोलिक तथ्य ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक तथ्य भी बदलते रहते हैं। जहाँ पर आज हम हिमालय पर्वत देख रहे हैं, ठीक है? जहाँ पर आज हम हिमालय पर्वत देख रहे हैं भारत के उत्तरी क्षेत्र में, तो ये हमेशा से हिमालय पर्वत यहाँ पर विद्यमान नहीं था। अगर हम हिमालय की उत्पत्ति पर जाते हैं, हिमालय की उत्पत्ति अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पहले क्या था कि टेथिस नाम का सागर था, उसके बाद फिर ये हिमालय बना, ठीक है ना? इसी तरह अब हम ये नहीं कह सकते कि ये हम हमेशा हिमालय इतना ऊंचा ही रहा आएगा, क्योंकि इसमें अपरदन की क्रिया स्टार्ट है, इसलिए ये कभी ना कभी अवशिष्ट पर्वत के रूप में बदल जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद या फिर कब बदलता है, कितने समय तक बदलता है, इसके उत्थान की प्रक्रिया कब तक चलती है, इसका कोई भी इसका भविष्य का अनुमान लगभग लगाया जा सकता है, लेकिन ठीक है, फिर भी इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी आकृति भविष्य में कैसी होगी, ठीक है? तो परिप्रेक्ष्य क्या है कि समय के साथ बदलता रहता है। जैसे कि अरावली जो पर्वत है, ठीक है ना, तो आज ये अवशिष्ट है, इसकी ऊंचाई कम है, लेकिन हमेशा इसकी ऊंचाई कम नहीं थी, ठीक है? उसके बाद हम लोग तो यहाँ पर हमें समझना क्या था, हमें ये समझना था कि प्रत्येक भौगोलिक तथ्य जो है वह समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, ठीक है? भू आकृति जो है वो जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है, ठीक है? अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रतिफल होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, आ स्थान बा स्थान से 15 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए कोई एक स्थान है, ठीक है, ए है और बी है, ठीक है? ये दोनों क्या है कि 1500 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है? कितना? 1500 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है? ए और बी जो क्षेत्र है वो क्या है आपका? 1500 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है? इसे हम 1500 किलोमीटर की दूरी पर ना कह के अगर हम ये कह दें कि अगर हम हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं तो ये केवल 2 घंटा दूर है। ए स्थान बी स्थान से 2 घंटे दूर है, ठीक है? या फिर अगर हम रेल से यात्रा करें तो हम कह दें कि ये इन दोनों की दूरी कितनी है, तो 17 घंटे की दूरी पर है ये दोनों आपस में एक दूसरे से। तो कहने का मतलब ये है, लेखक का कहना है कि समय जो भूगोल का अध्ययन है, भौगोलिक अध्ययन हम करते हैं, उसमें समय क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है? समय का उन्होंने उल्लेख किया और कहा है कि महत्वपूर्ण है। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक समाकल भाग माना जाता है। समय को एक भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ जो आयाम होते हैं, जो 4 आयाम हैं, उसमें से एक को समाकल माना गया है। किसे? समय को। कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें भौगोलिक अध्ययन के जो 4 आयाम हैं, तो इसमें पहला तो लेखक ने लिख ही दिया है। पहला इन्होंने लिख दिया है कि समय है। अगर दूसरा हम इसका देखें तो दूसरी इसकी लंबाई है, ठीक है ना? तीसरी इसकी क्या है? चौड़ाई है। और चौथा अगर हम देखते हैं तो ऊंचाई है। ये 4 आयाम हैं भूगोल के। समय हो गया, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई और ऊंचाई हो गई, ठीक है? लेखक ने आपसे प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि कृपया 3 अन्य आयाम हैं जो उनका उल्लेख करना है, ठीक है? रेखा चित्र संख्या 1.1 विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का प्रचुर रूप में संबंध जो है, भूगोल का संबंध प्रचुर रूप में क्या करता है? चित्रित करता है, ठीक है? तो इस तरह यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ छूटा तो नहीं है? ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटा है। अगर आप लोगों को समझ में आए कि कुछ छूटा होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। जो समझ में ना आए कमेंट कर दीजिए। ठीक, टेक केयर। ठीक है।
टेक केयर स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, बुक्स पढ़ना नहीं छोड़ना है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं और हमें नेक्स्ट देखना है, हमने पढ़ा था क्या, पिछली बार हमने पढ़ा है भूगोलिक समाकलन विषय के रूप में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारी क्लास है, उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं भूगोल की शाखाएं जो हैं, ठीक है। भूगोल की शाखाएं यहाँ पर जो दी हुई हैं, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पुनः स्मरण हेतु कृपया चित्र 1.1 का अध्ययन करें। इससे स्पष्टता प्रकट होता है कि भूगोल का अध्ययन एक अंतर शिक्षण विषय है, ठीक है ना। तो हम लोग चित्र 1.1 देख लेते हैं। चित्र 1.1 ये दिया हुआ है, देखिए इसमें क्या किया गया है कि इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से कौन सा जो विज्ञान है वो किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर भू आकृति विज्ञान है, ठीक है ना। भू आकृति विज्ञान जो है, ठीक है ना, वो जो भू विज्ञान है उससे संबंधित है कौन, भू आकृति विज्ञान, मतलब भू विज्ञान का भू आकृति विज्ञान के रूप में भूगोल विषय में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे मौसम विज्ञान, अगर देख ले तो मौसम विज्ञान का किसमें, जलवायु विज्ञान में। इसी तरह अगर हम देख लें किसका, इसी तरह अगर हम देखते हैं किसका, जल विज्ञान का, तो जल विज्ञान किससे, समुद्र विज्ञान से है। इसी तरह हम मृदा का देखें तो मृदा विज्ञान मृदा भूगोल, वनस्पति विज्ञान पादप भूगोल, प्राणी विज्ञान प्राणी भूगोल, परिस्थिति विज्ञान मानव भूगोल। इसी तरह हम देखेंगे पर्यावरण विज्ञान क्या है कि पर्यावरण भूगोल, मानव शास्त्र जो हो गया सांस्कृतिक भूगोल, दर्शन शास्त्र को किस तरह से हम लोग भूगोल में अध्ययन करते हैं, भौगोलिक चिंतन, ठीक है। समाज शास्त्र को हम लोग किस तरह अध्ययन करते हैं, सामाजिक भूगोल। इतिहास का हम लोग किस तरह करते हैं, ऐतिहासिक भूगोल। राजनीति शास्त्र का हम लोग कैसे करते हैं, राजनीतिक भूगोल। और जनांकिकी का हम लोग कैसे करते हैं, जनसंख्या भूगोल। अर्थशास्त्र का कैसे करते हैं, तो आर्थिक भूगोल। आर्थिक सांख्यिकी का कैसे करते हैं, तो भूगोल में परिमाणात्मक प्रविधि के रूप में। और गणित एवं खगोलकी का किस में करते हैं, गणित एवं खगोलकी भूगोल। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि भूगोल आपने अभी स्टार्ट की है पढ़ना, तो थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन इसमें अपनी रुचि हटाना नहीं है, बस इसमें बने रहना है। और जिस तरह आप लोग बने रहेंगे और आगे पढ़ते रहेंगे, फिर ये जितनी भी चीज़ें, जो ये भी शाखाएं जितनी पढ़ाई गई हैं ना आप लोगों को, जैसे जैसे आप ऊंचे स्तर की क्लासों में जाते जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएंगी, ठीक है। तो अभी से एकदम से इंटरेस्ट नहीं हटाना है कि सही नहीं लग रहा है, कि समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। जो हमने अभी तक विषय देखा, तो हमने अभी क्या देखा, इसकी भूगोल की पूरी शाखाएं देखी ना, ठीक है, कि भूगोल का अध्ययन किस तरह से सभी विषय से क्या है, अंतर संबंधित है। इसको हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखें उपागम, ठीक है। तो भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम हैं, ठीक है ना। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम हैं। पहला है क्या, विषय वस्तु, ठीक है, और दूसरा क्या है, तो प्रादेशिक विषय वस्तुगत, ठीक है। तो वस्तु पहला हो गया देखिए क्रमबद्ध और दूसरा हो गया प्रादेशिक। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए, पहला क्रमबद्ध और दूसरा प्रादेशिक। विषय वस्तुगत भूगोल यानी कि क्रमबद्ध भूगोल वह है जो सामान्य भूगोल होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया था, जबकि प्रादेशिक भूगोल हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर। तो इसको हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि जो पहला वाला है, ठीक है, जो पहला वाला है कौन सा, क्रमबद्ध, ठीक है। तो इसको किसने प्रतिपादित किया, तो वान हम्बोल्ट ने किया। किसने किया, हम्बोल्ट ने किया। ये नाम है, एक जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है, जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, इनका नाम है क्या, वान हम्बोल्ट। तो पहला वाला यानी कि क्या, विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम,
ठीक है ना। विषय वस्तु या क्रमबद्ध उपागम किसने किया? तो हमबोल्ट ने किया, ठीक है। और दूसरा किसने किया? तो कॉल रिटर ने किया, ठीक है ना। कौन सा? प्रादेशिक। इसको याद रखेंगे आप लोग, या आप इस तरह से इसको याद कर लीजिए कि भूगोल को पढ़ने की, ठीक है ना, दो विधियां हैं भूगोल को पढ़ने की। इस तरह में आपको समझ में आएगा कि भूगोल को पढ़ने की दो विधियां हैं, एक तो हो गई क्रमबद्ध और दूसरी हो गई प्रादेशिक। तो क्रमबद्ध में हम लोग अगर देखते हैं तो क्रमबद्ध को किसने? तो हमबोल्ट ने किया। और प्रादेशिक को किसने किया? कॉल रिटर ने किया। क्रमबद्ध को किसने किया? वॉन हमबोल्ट ने किया। और प्रादेशिक को किसने किया? तो कॉल रिटर ने किया, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि विषय वस्तु उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है, तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि कोई वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण जैसे विषुवत, रेखी, सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले, कोटधारी अथवा मानसूनी इत्यादि की पहचान, उनकी विवेचना तथा सीमांकन करना होगा। देखिए यहाँ पर लेखक आपको ये बता रहे हैं कि दो विधियां हैं। तो जो पहली विधि है कौन सी? क्रमबद्ध। तो क्रमबद्ध का मतलब है कि मान लीजिए अगर हम पूरे विश्व में नहीं, अगर हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो क्रमबद्ध का अध्ययन इस तरह किया जाता है कि नहीं, विश्व के संदर्भ में ही हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। विश्व के संदर्भ में अगर हम देख लेते हैं तो थोड़ा सा समझिएगा इस बात को कि ठीक है, थोड़ा सा आता नहीं है यहाँ पे स्क्रीन पे बनाना, मतलब उतनी अच्छी वो नहीं आ पाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है कि मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा पूरा विश्व है, ठीक है ना। यहाँ पे अंटार्कटिका होगा, तो मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा विश्व है, ठीक है ना। आप लोगों को पता है, ठीक है। ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। ये यूरेशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इसमें अगर हम लोग, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हम क्रमबद्ध उपागम को अपनाते हैं, ठीक है। हमें पूरे विश्व का अध्ययन करना है तो हम क्रमबद्ध उपागम को अपनाते हैं। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वलित पर्वत को, मान लीजिए हमें सभी का अध्ययन, क्योंकि भौतिक अध्ययन करना तो हमको सभी का करना है, तो सबसे पहले हम वलित पर्वत लेते हैं अगर, ठीक है ना। तो वलित पर्वत को हम लेंगे, फिर हम देखेंगे कि विश्व में कहाँ कहाँ पर वलित पर्वत है, ठीक है ना। जैसे इंडिया हो गया, ठीक है ना, और जो भी विश्व के जितने भी पर्वत है, ठीक है ना, उनको हम सबको क्या करेंगे कि दर्शा लेंगे कि कौन कौन से वलित पर्वत कहाँ कहाँ पर हैं। इसी तरह हम विश्व की पूरी नदियों को देख लेंगे, फिर दूसरे क्रम में मान लीजिए हम पूरे विश्व की नदियों को देख लें, तो ये क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है, ठीक है। इसको क्रमबद्ध अध्ययन कहते हैं। और वही मान लीजिए प्रादेशिक क्या है? तो प्रादेशिक का मतलब ये है कि पहले हमने पूरे नॉर्थ अमेरिका का अध्ययन कर लिया, ठीक है ना। फिर साउथ का कर लिया, फिर हमने यूरोप का कर लिया, फिर एशिया का कर लिया, फिर अफ्रीका का कर लिया, फिर ऑस्ट्रेलिया का कर लिया, फिर अंटार्कटिका। तो ये प्रादेशिक कहते हैं, मतलब प्रदेश में सबको बांटकर फिर उसका अध्ययन कर लें। और क्रमबद्ध का मतलब है कि किसी विषय वस्तु को उठा लें और उसके आधार पर हम पूरा वर्णन कर लें, ठीक है। तो ये उपागम है दो। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, दोबारा बता दूंगी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या निर्दिष्ट प्रदेश हो सकते हैं। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवाद, जो भूगोल की एक मुख्य विशेषता है, इसका प्रारंभ से ही विषय में प्रवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद द्विधा अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, परंतु बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का समाकलित
भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का क्या हुआ है, विकास हुआ है। ठीक है, इसमें पहला कॉन्सेप्ट यही है इसका, मतलब पहला जो इसका इस पैरा का जो उद्देश्य था, पहला यही था कि आपको विधि बताई जाए, उपागम बताया जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया क्रमबद्ध और दूसरा प्रादेशिक स्तर पर। ठीक है ना, प्रादेशिक भूगोल या क्रमबद्ध या विषय वस्तुगत भूगोल। तो क्रमबद्ध भूगोल में हमने देखा कि किसी एक विषय वस्तु को लेकर उसका विश्व स्तर पर अध्ययन कर लेंगे, और प्रादेशिक में हमने देखा कि संपूर्ण विश्व को प्रदेश में बांट लेंगे, फिर उसका अलग अलग अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देखें तो इसमें देखिए यहाँ थोड़ा सा और दिया गया है कि पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे, बाद में उन्होंने क्या किया कि मानव धरातल का समाकलित भाग है ये भी उन्होंने मान लिया। ठीक है, और फिर दोनों का मतलब सांस्कृतिक विकास का भी अध्ययन भूगोल के साथ होने लगा, जिससे क्या हुआ कि मानव भूगोल का विकास हुआ। ठीक है ना, द्वैतवाद, ठीक है, इसका यही मतलब है। देखिए इसके बाद यहाँ पर फिर अलग अलग आप लोगों को समझाया गया है, मतलब लेखक ने अलग अलग हम लोगों को समझाया है कि भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, ठीक है ना, अलग अलग जो हमने दो विधियां पढ़ी ना, क्रमबद्ध और प्रादेशिक। ठीक है, तो भौतिक भूगोल में हम देखेंगे तो भू आकृति विज्ञान, यह भू आकृतियों के क्रम देखिए अलग अलग। अब आपको जो हमने ये चार्ट देखा है ना, ये भू आकृति विज्ञान वाला, ठीक है ना, तो यहीं से स्टार्ट किया है उन्होंने। तो अब यहाँ पर डिटेल है, इस जो ये पैरा है इसका जो ये आप लोगों का डायग्राम दिख रहा है, इसका यहाँ पर पूरा वर्णन है। ठीक है, आगे और ये जो यहाँ पर हमने पढ़ा है ना कि प्रादेशिक और क्रमबद्ध, तो उसके आधार पर उसको आधार मान लिया गया है इसके वर्गीकरण के अध्ययन का। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम लोग। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो भूगोल की शाखाएं हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो भूगोल की शाखा में भौतिक भूगोल, तो भू आकृति विज्ञान, यह भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जलवायु विज्ञान, तो जलवायु विज्ञान देखिए भू आकृति विज्ञान जो है उसमें बताया गया है कि भू आकृतियों, उनके क्रम, विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जलवायु विज्ञान में कौन सा अध्ययन होता है, तो अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, ये सभी का अध्ययन हम लोगों को करना है अभी आगे चल के, ये सभी कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम विज्ञान, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान, यह धरातल के जल परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित हैं तथा उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन है। मृदा भूगोल, यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, फिर उसके बाद मानव भूगोल में आ जाते हैं। तो मानव भूगोल में सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक, प्रादेशिक, गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का योगदान आता है। फिर जनसंख्या का अधिवास भूगोल, यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास, व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रतिरूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल, या मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं अवस्थापना तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। ऐतिहासिक भूगोल में इसी तरह हम लेंगे तो ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, राजनीति भूगोल में इसी तरह देखेंगे तो राजनीति घटना एवं की दृष्टि से देखता है, एवं कहने का मतलब ये है कि राजनीति भूगोल को किस तरह से करता है, तो इसकी सीमाएं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र, परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। ठीक है, इसके आगे हम जाते हैं जीव भूगोल में। तो जीव भूगोल में फिर भौतिक एवं मानव भूगोल
के अंतरा पृष्ठ थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा कि क्या है कैसा है, लेकिन इसमें देखिए क्या है कि जिस तरह से हम लोग इसमें देख रहे हैं, तो इसको अभी अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत कठिन है, फिर जब जैसे जैसे आप लोग इसको विस्तार में पढ़ते जाएंगे तो समझ में आती जाएंगी। तो ये सिर्फ एक हिंट समझिए या एक प्रकार का सिलेबस समझ लीजिए कि किस तरह से हम सिलेबस जान रहे हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे तो भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरा पृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ है। ठीक है ना, जीव भूगोल, इसमें पशु एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। वनस्पति भूगोल में देखेंगे तो वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति उनके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी विज्ञान, इसमें प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल में संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता, मतलब पर्यावरण भूगोल में हमें ये सब पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं। तो इसमें बृहद मध्यम मतलब क्षेत्र को हमने बांट लेना है, बृहद क्षेत्र, मध्यम क्षेत्र, लघु स्तरीय क्षेत्र, फिर इसमें ग्रामीण इलाका नियोजन, शहर एवं की प्रादेशिक नियोजन, फिर प्रादेशिक विकास। ठीक है, फिर प्रादेशिक विवेचना। ठीक है, इसको हमको इस तरह फिर बांट लेना है। फिर प्रादेशिक भूगोल की इकाई है, यहाँ पर ये चार्ट छूट रहा है, इस चार्ट को हम लोग देखते हैं कि ये क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं। ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल का मतलब क्या है? क्रमबद्ध भूगोल का मतलब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा ना, उसका मतलब ये है कि किसी विषय वस्तु को लेकर और क्या करें, किसी विषय वस्तु को लेकर क्या करें कि उसका क्रमबद्ध अध्ययन कर लें। ठीक है, तो जैसे भौतिक हो, जैसे हम लोग इसमें भौतिक हो गया। ठीक है, तो भौतिक में क्या क्या आ जाएगा, तो ये यहाँ से आप लोग देखते हैं ये। ठीक है, तो भौतिक में जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, भू आकृति, मृदा भूगोल, पादप भूगोल, प्राणी भूगोल, परिस्थिति और पर्यावरण भूगोल। ठीक है, सिद्धांत में हम लोग जाते हैं अगर दर्शन शास्त्र में या सिद्धांत में, तो भौगोलिक चिंतन, इसका एक केवल ये मतलब है कि हम भूगोल में इसको किस तरह से पढ़ेंगे। तो भौतिक में हम इतनी सारी शाखाओं में बांट लेंगे, और जब सिद्धांत और दर्शन शास्त्र की बात करेंगे तो भौगोलिक चिंतन पढ़ेंगे और मानव पारिस्थितिकी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग विधि एवं तकनीकी में अगर आएंगे तो मानचित्र कला, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि और मात्रात्मक तकनीकी आएंगे। मानव में अगर हम आएंगे, ठीक है, और ये भू सूचना आएगा, GIS आएगा, GPS आएगा, ये सब किस में आएगा? विधि तकनीकी में आएगा। ठीक है, फिर मानव में अगर हम आते हैं तो मानव में सामाजिक एवं सांस्कृतिक, जनसंख्या एवं बस्ती। ठीक है, और इससे आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, ग्रामीण, नगरीय, कृषि, पर्यटन, अवसंरचना, औद्योगिक, व्यापार, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सांस्कृतिक में आ जाएगा पूरा। ठीक है ना, सांस्कृतिक में और भी चीज़ें हैं, इनको भी सांस्कृतिक में ही शामिल करेंगे, लेकिन मानव का जो विशेष रूप से शामिल करेंगे तो ये वाला शामिल करेंगे। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा कमेंट करिएगा। और आगे देखते हैं तो भूगोल की जो शाखाएं हैं प्रादेशिक उपागम के आधार पर है। तो प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन, फिर प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजन, मतलब इसमें प्रादेशिक में बांट लेना है सभी को। ठीक है ना, तो इसमें स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन, स्थूल प्रादेशिक अध्ययन। ठीक है ना, इसको इस तरह बांट लेना है। ठीक है, फिर इसको इस तरह से प्रादेशिक जो हमें क्या करना है, योजना बनाना है, मतलब उसका अध्ययन करेंगे, फिर उसके आगे जो भी समझ में आएगा तो उस तरह से उसका विकास किया जाएगा। विधि तंत्र एवं, अच्छा ये हो गया। अब प्रादेशिक आधार पर भूगोल की, तो ये हो गया, इसको बांट लेंगे। ठीक है, और ग्रामीण इलाका नियोजन। ठीक, यहाँ फिर विधि तंत्र एवं तकनीकी देखेंगे कि इसे किस तरह से पढ़ना है।
तो विधि तंत्र एवं तकनीकी में सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्र हो गया, परिमाणात्मक तकनीकी सांख्यिकी तकनीकी हो गई, सर्वेक्षण विधियाँ हो गई, भू सूचना भू और विज्ञान तकनीकी हो गया, ठीक है ना। और सूचना तंत्र जीआईएस, वैश्विक स्थिति तंत्र हो गया, जीपीएस हो गया। उपयुक्त वर्गीकरण जो है, ठीक है, हाँ, उपयुक्त वर्गीकरण हम लोग यहाँ से देखेंगे। उपयुक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी ढांचे में बनाया एवं पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि किसी भी विषय की बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र तकनीकी के साथ अग्रसर होता है। इसमें जो लेखक हैं उन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जो हमारी विभिन्न प्रकार की क्या है कि तकनीकी है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए जीआईएस है, ठीक है ना, जीपीएस है, तो इसको ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक क्या है, उपकरण बन गए हैं, ठीक है ना, और हर विषय में नवीकरण होता रहता है। तो यहाँ पर यही बताने की आपको कोशिश की गई है। आप इन तकनीकों में कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 में जान सकेंगे। जो अपनी बुक लग रही है ना प्रायोगिक भूगोल की, ठीक है, उसे भी सॉल्व करवाया जाएगा। जो प्रायोगिक भूगोल की बुक लग रही है ना, ठीक है ना, उसका उपयोग क्या है, विषय का आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उपयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे। बस इसमें आपको बने रहना है। जो चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं, जैसे जीआईएस बोला गया, जीपीएस बोला गया, तो जो आगे के चैप्टर है ना, ये सब उसमें क्लियर होगा, ठीक है ना। जैसे हमने जलवायु विज्ञान देखा, मृदा भूगोल देखा, तो ये सारी चीज़ें आगे के चैप्टर में क्लियर होती चलेंगी। अब आगे हमें देखना है भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर सिर्फ हमने ये पढ़ा है, 2 उपागम हमने पढ़े हैं, एक क्रमबद्ध और दूसरा प्रादेशिक, है ना। एक क्रमबद्ध हमने पढ़ा और दूसरा प्रादेशिक पढ़ा है, ठीक है। क्रमबद्ध और प्रादेशिक, फिर उसके आधार पर हमने भूगोल की शाखाओं को डिवाइड कर लिया है, ठीक है। बस इतना ही इसका सारांश है। अब आगे हमें देखना है कि भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। तो भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व, तो पुस्तक की शीर्षक और विषय सूची इस विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करते हैं। यहाँ भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृतियाँ, प्रवाह, उच्चावच, वायुमंडल में इसकी बनावट, ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी जब अलग अलग हमने पढ़ा है ना, भू आकृति विज्ञान, वायुमंडल, जलवायु विज्ञान, अब उसको फिर से इसमें रिपीट किया गया है। तो भूमंडल, ठीक है ना, वायुमंडल, इसकी बनावट, संरचना, जलमंडल, समुद्र, झीलें, जैव मंडल, जीवों के स्वरूप, बृहद जीव एवं उसके पोषण क्रम, जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी प्राचल एवं पारिस्थितिकी संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियाँ मृदा निर्माण के माध्यम से निर्मित होती हैं तथा वे मूल संरचना, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर करती हैं। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करता है तथा मृदा पार्श्विका के विकास में सहायक होता है, मतलब मिट्टी का जो निर्माण होता है उसमें सहायक होता है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतियाँ आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती हैं। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत, चारागाहों, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार पर निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, भोजन वस्तु को प्रभावित करता है। जलवायु की वनस्पति, सस्य प्रतिरूप, पशुपालन एवं तकनीकी पर प्रभाव पड़ता है। मानव ने ऐसी तकनीकी विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित कर देती है। अपरिवर्तित, मॉडिफाई, इसका मॉडिफाई का बता दीजिएगा आप लोग कमेंट में, मतलब क्या होता है, इसको बताया गया है, ठीक है। जैसे जैसे वातानुकूलक, वायु शीतक इत्यादि, तापमान तथा वर्षा, इसमें हम महत्व देख रहे हैं कि हम भौतिक भूगोल को पढ़कर किस तरह से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्या? भौतिक भूगोल। तो महत्वपूर्ण हमारे लिए सिर्फ पूरे इसका सारांश सीधा यही निकलता है कि हम जो भौतिक भूगोल पढ़ते हैं उससे क्या होता है कि भौतिक भूगोल को जैसे हमने पढ़ा
तो भौतिक भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पढ़ ली, और विभिन्न प्रकार के हमने भू आकृतियों में अगर हम देख लें तो अगर हमने भू आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की पढ़ ली तो हमें ये आसानी हो जाती है जानने में कि कौन सा क्षेत्र कैसा है और उसके लिए हम किस प्रकार से योजना बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए हमने जलवायु विज्ञान पढ़ लिया तो हमें पता रहेगा कि कब कैसा मौसम है या विश्व के किस क्षेत्र में किस तरह का मौसम होगा, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और भी अगर चीज़ें हम देखते हैं तो किस तरह से हम प्रकृति को अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं, कितनी संभावनाएं हैं, किस तरह से हम लोग प्रकृति, अगर मान लीजिए हमें ये विश्वास हो गया कि हम यहाँ पर नहीं चेंज कर सकते तो हम खुद उन प्रकृति के अनुसार बदल जाएंगे। ये महत्व है किसका, भौतिक भूगोल का। ठीक है, भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। वर्तमान समय में क्या है कि जो भौतिक भूगोल का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं तो इससे हमें पता समझ में आ रहा है कि कहाँ पर कितने संसाधन हैं और किस तरह से हम इसको प्रबंधित कर सकते हैं, किस तरह से इनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम या फिर जो भी हमारे हैं, ठीक है ना, तो उसको हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने ऐड किया है कि मानव संसाधनों के बढ़ते हुए उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न कर दिया है, अतः सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ठीक है ना, के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। लास्ट में उन्होंने एक शब्द जोड़ा है जिसको हम क्या कहते हैं, सतत विकास। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास का मतलब ये है कि जो भी हमें संसाधन प्राप्त हैं तो उनका हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि हम उसका इस्तेमाल भी कर लें और वो हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचे भी रहें और पर्यावरण को क्षति भी ना हो। इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका यहाँ पर लेखक को आप ये जोड़ने का पॉइंट, लेखक का उद्देश्य ये है कि किस तरह अगर हमें भौतिक भूगोल का नॉलेज होगा तब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करेंगे, अपना योगदान दे पाएंगे या अपना विकास क्या है सतत रूप से कर पाएंगे। हमें ये ज्ञातव्य हो जाएगा कि किस तरह से प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे से संबंधित हैं और किस तरह हमें कार्य करना है ताकि प्रकृति को नुकसान ना पहुँचे, जो हमारे संसाधन हैं वो बचे रहें और किस तरह से हम अपने संसाधनों का उपयोग भी कर लें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक, ठीक है ना, भूगोल क्या है, तो इसकी दो परिभाषाएं हैं, इसको आप लोगों को याद कर लेना है, रट लेना है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेना है। पहले समझना क्या है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है, जो कि हमने पूरे इस पाठ में पढ़ा है। क्या भूगोल के उद्देश्य, भूगोल का जो क्या उद्देश्य है वो प्राकृतिक की धरातल की जो प्रादेशिक मतलब जो क्षेत्रीय भिन्नता है उसका वर्णन एवं व्याख्या करना है। तो किसने कहा है, तो रिचर्ड हार्टसोन ने कहा है। और भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कार्यात्मक रूप से संबंधित तत्वों में भिन्नता का अध्ययन करता है। तो इसको किसने कहा है, तो अल्फ्रेड हैटनर ने कहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने देखा है कि भूगोल एक विषय के रूप में हमें किस तरह से पढ़ना है। कहने का मतलब अगर हम थोड़ा सा समझें तो ये पूरा सिलेबस है भूगोल विषय का। ठीक है, कि भूगोल विषय के अंतर्गत क्या क्या आता है। इस पूरे पार्ट में आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया है उसे कमेंट करना है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या, अगर क्वेश्चन आंसर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तब कमेंट करिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ, फिर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित में किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इराटोस्थेनीज ने किया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है, मतलब भौतिक लक्षण मतलब जिसको इंसान ने नहीं बनाया। तो मैदान को इंसान ने नहीं बनाया है। और ये प्राकृतिक सामाजिक विषय और भूगोल की शाखाओं से इसे जोड़ना है। तो मौसम विज्ञान जो है तो वो जलवायु विज्ञान, जनांकिकी जो है वो जनसंख्या भूगोल, समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक भूगोल, मृदा विज्ञान जो है वो मृदा भूगोल।
ठीक है, इस तरह से संबंधित। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण से जुड़ा है। काम क्यों होता है, तो कार्य कारण मतलब क्यों। निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण, तो हमने पढ़ा था स्पष्टतः इतिहास कालिक संश्लेषण करता है ना। जबकि भूगोल क्या करता है, तो क्षेत्रीय करता है। इतिहास क्या करता है, कालिक करता है। ठीक है, अब इसके आगे जो ये आपके प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप विद्यालय जाते समय किन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक लक्षणों का पर्यवेक्षण करते हैं। क्या वे सभी समान हैं अथवा असमान, उन्हें भौगोलिक अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए अथवा नहीं। तो इसका आंसर होगा कि हाँ, इसका आंसर होगा कि हम विद्यालय जाते समय मतलब आपका मान लीजिए आपका जो विद्यालय है और जो आपका घर है, ठीक है, जो आपका विद्यालय है और आपका जो घर है, तो आप लोग अवलोकन कर लीजिए कि आप लोग विद्यालय से जाते हैं जब, तो कैसी रास्ता से आप जाते हैं अपने घर तक, और विभिन्न प्रकार के जो हैं तो वो क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हमें मनुष्य निर्मित, सांस्कृतिक लिखा हुआ है, सांस्कृतिक का मतलब मनुष्य निर्मित है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं देखने को, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, तो भाई मैं विद्यालय से निकलती हूँ तो मुझे बस स्टॉप मिलता है, फिर मुझे दुकानें मिलती हैं, फिर मुझे और भी दुकानें मिलती हैं, फिर पंचायत घर मिलता है, फिर और भी दुकानें मिलती हैं। ठीक है, इस तरह से फिर सड़कें भी, मतलब एक चौराहा मिलता है, तिराहा, जिसमें सड़कें आकर मिलती हैं। ठीक है, तिराहा मिलता है मुझे, फिर और आगे आके मुझे मेरा घर मिलता है फाइनली। तो इस तरह से आप लोग भी अपने यहाँ पर देख लीजिए और जो भी है अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि हमें ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, और लास्ट में एक क्वेश्चन और दिया गया है कि क्या इसे भूगोल के अध्ययन में सम्मिलित करना चाहिए, तो हाँ, सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि मानव भूगोल का एक अभिन्न अंग मान लिया गया है और सांस्कृतिक भूगोल के रूप में इसे सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इस तरह से आप और भी क्वेश्चंस देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को फिर लगेगा कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट में दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और हाँ, एक बात और है इसमें कि जो लोग जैसे जो 12th में स्टार्ट करने के बाद, मतलब 12th क्रॉस करने के बाद जो लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं, या फिर जो कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जुड़े हैं जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग भी इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने जो वर्ग 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, मतलब पहले भी जो किया था 2018 वाला, उसके बाद जो 2023 वाला मैंने फिर से जो क्वालिफाई किया है, तो उसमें NCERT से ही चीज़ें पूछी गई हैं और NCERT से ही इसी तरह से जो कथन कारण वाले प्रश्न हैं वो इसी से उठाए जाते हैं। एक को कारण बना लिया जाता है और दूसरे को कथन बना लिया जाता है। तो NCERT से बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो इसे आप लोग रेगुलर करिए। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो दूंगी। ठीक है, टेक केयर स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है।